हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश में स्वामी एंड फ्रेंड्स ड्रामा है जिसका 8th पार्ट बिफोर द एग्जामिनेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्योंकि इसमें का जो हेडिंग दिया हुआ है बिफोर द एग्जामिनेशंस, इससे आपको ऐसा ऑटोमेटिकली फील ही हो जाएगा कि ये किस बारे में इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं। सो बिफोर द एग्जामिनेशंस में स्वामी और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, मनी, सोमू, सैमुअल्स, पी, ये लोग एग्ज़ाम से पहले अपनी क्या तैयारी करते हैं, किस तरह से इनका मूड होता है, क्या ये लोग आपस में प्रिपेयर करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं या फिर कुछ अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं, क्या क्या ये लोग प्लान करते हैं, उस बारे में इस ड्रामा का दिया हुआ है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर द एग्जामिनेशंस 8th पार्ट। ड्रामा कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि इन अप्रैल जस्ट 2 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, अप्रैल में एग्जामिनेशन से 2 वीक पहले स्वामीनाथन को रियलाइज़ होता है कि उसके फादर का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गया है और बहुत ज़्यादा फजी एंड डिफ़िकल्ट दिख रहे हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस स्वामीनाथन के फादर स्वामी को हैरेस कर रहे हैं, यानी कि बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है। और जब भी वो अपनी ग्रैनी से या दादी से बात करने जाता है तो उसे बोल दिया जाता है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन बहुत पास में है, आपकी दादी आप वेट कर सकती है लेकिन आपकी एग्ज़ामिनेशन वेट नहीं कर सकती। ही वॉज सीन वंडरिंग बिहाइंड हिज समंदर सेंड हिज डेस्क। और वो जहाँ भी आसपास उसकी माता के पास या उसकी मम्मी के पास भी जब दिखता है तो उसके फादर उसको अपने स्टडी टेबल के पास में उसे बार बार भेज देते हैं और उसे बार बार इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है या बोला जाता है कि अगर तुम रात को 9 बजे के बाद में ताल्लुक ऑफिस, मतलब जो उसके घर के आसपास का एरिया है, अगर वहाँ पर दिखते हो या बात आप करते हो दिखते हो तो उसको उसके रूम में भेजा जाता है, क्योंकि उससे जल्दी रात को सोना होता है। जब वो जल्दी रात में सोएगा तभी वो जल्दी उठकर अगले दिन पढ़ाई कर पाएगा। ठीक है। तो उसमें से ये बोलते हैं उसके फादर के, जब तुम टाइम से सोओगे तभी आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे। ठीक है। तो इस तरीके का पीरियड स्वामीनाथन के लाइफ में चलता रहता है। एक दिन ही वॉज पिक्ड, मतलब वो चिढ़ता हुआ, रिटोर्ट, इनफ रिटोर्ट, रिटोर्ट का मतलब दिया हुआ है कि आंसर करता है, चिढ़ते हुए आंसर करता है कि वाई आर यू सो नर्वस अबाउट माई एग्जामिनेशन। मतलब उसके फादर से बोलता है कि आप इतने नर्वस क्यों मेरे एग्जामिनेशन को लेकर। तो फादर आंसर करते हैं सपोज यू फेल, अगर तुम फेल हो जाओगे तो स्वामीनाथन बोलता है आई वॉन्ट, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है। अब इसमें 3rd पैराग्राफ, ऑफ कोर्स यू, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके फादर आंसर करते हैं यस ऑफ कोर्स यू वॉन्ट, आप नहीं होगे इफ़ यू आर स्टडी हार्ड, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है। बट सपोज यू फेल, और आपके सारे क्लासमेट्स अगर आगे न चले गए आपकी क्लास से तो फिर क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए जब तक आपकी एग्जामिनेशन क्लोज नहीं हो जाती है। तो स्वामीनाथन रिफ्लेक्ट करता है या सोचता है कि हाँ सही बात है। सपोज पी, मनी, राजम एंड शंकर अगर आगे क्लास में चले जाएंगे तो क्या होगा, उसके फादर सही भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो पुरानी क्लास के जो बच्चे हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो उनके पास में या स्वामीनाथन की क्लास में आ जाएंगे अगर स्वामीनाथन फेल हो गया तो, क्योंकि स्वामीनाथन को उसी ही क्लास में रहना होगा। नाउ एट स्कूल एवरीबडी सीम्स टू बी ओवरवेल्म्ड, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ जैसा फादर ट्रीट कर रहे थे स्वामीनाथन के साथ में, उसके बाद ये लोग स्कूल में मिलते हैं। तो स्कूल में क्या होता है उस बारे में अगला पैराग्राफ में दिया हुआ है। सो एट स्कूल और एवरीबडी सीम टू बी ओवरवेल्म्ड बाय थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन, सारे बच्चे अपने अपने एग्जामिनेशन की कुछ सोच में डूबे रहते हैं। ठीक है। उसमें हर बच्चों का अलग अलग कुछ व्यवहार होता है। जैसे इट वॉज वीक सिंस एनीबडी हैड सीन अ स्माइल ऑन शंकर फेस, शंकर के फेस पर कई सप्ताह से स्माइल नहीं होती है या हंसता हुआ नहीं दिखता है। सोमू बहुत ज़्यादा ब्रिस्क और बिजनेस हो जाता है।
बहुत सीरियस हो जाता है। पी अपना जोक्स जो काफ़ी ज़्यादा मारने में माहिर होता है, जोक्स देने में माहिर होता है, वो जोक्स देना बंद कर देता है। ठीक है। और राजम टाइम टू टाइम स्कूल पहुंचता है। फर्स्ट बेल की जैसे स्ट्रोक बजता है वैसे स्कूल पहुंचता है। टीचर की सारी बातें सुनता है, सारी बातें लिखता है और लास्ट बेल तक वहाँ पर बैठता है और कई सारे वर्ड सीख कर जाता है। साथ ही साथ मनी पहले से ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो शंकर के साथ बैठकर कई सारे डाउट क्लियर करता है, उसको लिखता है। मनी को ये पता चलता है कि स्कूल क्लर्क के बारे में उसे पता चलता है कि एक जो क्लर्क है वो क्वेश्चन पेपर के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर्स वही बनाते हैं या फिर शायद वो तैयार करते हैं, ऐसा मनी को पता चलता है। तो अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आगे के बाद दिया हुआ है कि फिर क्या करता है कि जो मनी होते हैं, मनी क्लर्क के घर पर एक बंडल ब्रिंजल का पैकेट लेकर जाते हैं और उनके फीट मतलब उनके पैरों के पास रख देते हैं। क्लर्क बहुत खुश होते हैं और मनी को घर में अंदर आने को बोलते हैं और एक स्टूल पर बिठाते हैं। लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि द क्लर्क लुक एक्सट्रीमली एमिएबल, मतलब कि जो क्लर्क है वो बहुत स्नेही नज़र आते हैं। स्नेही मतलब कि प्यार से मनी से बातें करते हैं। मनी को भी ऐसा लगता है कि वो जो यहाँ पर पूछने आया है वो आराम से वो पा लेगा, लेकिन जो क्लर्क होते हैं वो ममरिंग मतलब बार बार बातें करते हैं उसी केट के बारे में और उसी की इल फिट थिंकिंग, मतलब कि वो कम जो उनकी जो केट है वो खाना कम खाती है तो उसके बारे में बार बार बात करते हैं। ठीक है। और जैसे ही ये क्लोज होता है मनी के दिमाग में आता है कि मैं वापस कुछ अपना क्वेश्चन पूछ लूँ, मतलब कि वो अपना क्वेश्चन पेपर पूछने के लिए वहाँ पर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो क्लर्क होते हैं मनी को बताते रहते हैं केट के बारे में या फिर उसकी इल फिट थिंकिंग के बारे में। ठीक है, कि वो ठीक से खाना नहीं खा पाती है, ये सब कुछ दिमाग में मनी के नहीं जाता है। उसका दिमाग में बस ये रहता है कि वो कब क्वेश्चन पेपर का टॉपिक शुरू करे, मतलब क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछना कब शुरू करे। अब क्लर्क तो बहुत समझदार रहते हैं, तो क्लर्क कहते हैं कि केट के पास से या केट के क्वेश्चन से वो हटकर आई फ्लाइज पे, मतलब ये आंखों की जो सूजन वगैरह होती है उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत डिफरेंस लगता है इससे, मनी को ऐसा बोलते हैं कुछ। ठीक है। और लेकिन मनी इसी बात में लगा रहता है कि कभी अपना टॉपिक रोके और ये अपना अटैक करना शुरू करें, क्योंकि उसे आई फ्लाइज से और इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। एंड ऑल केस ऑफ आइजोर्स, मतलब वो कुछ भी देखने लायक नहीं रहता है, उसको देखने की इच्छा नहीं होती है। उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ आइजोर्स मतलब कि कुछ अगर तुमको भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जो ऑनियन होता है उसके स्लाइस को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कुछ इनके आपस में बातचीत होती है। नाउ मनी रियलाइज दैट अदर वुड नॉट स्टॉप, मनी को यह रियलाइज़ हो जाता है कि क्लर्क नहीं सुनने वाले हैं, तो वो क्लर्क को बोलता है सर देयर इज़ ओनली अ वीक मोर फॉर द एग्जामिनेशन सर, मतलब मेरी एग्जाम में सिर्फ एक वीक ही बचा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है द क्लर्क वाज स्लाइटली पजल्ड, तो क्लर्क क्या करते हैं स्लाइटली पजल मतलब उसे घुमाते हैं। वो बोलते हैं हाँ तुम्हारे एग्ज़ाम में एक वीक और है और तुमको यू मस्ट टेक केयर टू जूसी वैरायटी, मतलब आपको अच्छा खाना खाना चाहिए ना, लार्ज जूसी वैरायटी आपको लेना चाहिए और नॉट स्मॉल ऑनियन, मतलब स्मॉल ऑनियन वगैरह नहीं खाने, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में दिया है सर मनी इंटरप्टेड, मतलब मनी सर को बोलता है कि मुझे वो जूसी वैरायटी को इग्नोर करते हुए बोलता है सर आई एम मच वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने एग्ज़ाम को लेकर। और वो कोशिश करता है कि वो उनको पैथेटिक करे। पैथेटिक का मतलब होता है भावात्मक, जो इसमें थर्ड लाइन दिया हुआ है, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। ये यहाँ पर ये ठीक है, तो इसका मतलब होता है भावात्मक। ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा मतलब भावात्मक तरीके से पूछता है कि आप मुझे बताइए एग्ज़ाम के बारे में। तो
फोर्थ लाइन जो दिया हुआ है इसमें दिया आई एम ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम पास हो जाओगे। फिफ्थ पैराग्राफ में दिया हुआ है यू सी सर, आप देखिए सर मैं बहुत वरीड हूँ और मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के लिए मैं रात भर सोचता रहा। अगर कुछ भी पॉसिबल समथिंग कुछ पॉसिबल हो तो मुझे बताइए, आई हैव सच अ लोड स्टडी, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। तो शायद वो बोलते हैं डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग, आपको अननेसेसरी थिंग्स नहीं पढ़ना है, आप केवल नेसेसरी जो थिंग्स हैं उसी पर ध्यान दीजिए। ही मंडर्ड दस, वो इधर उधर देखने लगता है पर वापस बोलता, जब क्लर्क बोलते हैं द क्लर्क समझ जाते हैं, अंडरस्टूड, कि वह कुछ पूछना चाह रहा है, बट क्लर्क ऐसा कहते हैं कि यू जस्ट रीड ऑल योर पोर्शंस एंड यू विल सी पास, मतलब कि आप सारे पोर्शंस पढ़ो आप पास हो जाओगे। मनी रियलाइज़ होता है कि डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो वो ब्लंटली उनसे पूछ लेता है, आस्क ब्लंटली सर प्लीज़ टेल मी व्हाट क्वेश्चन पेपर आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है हमारे एग्ज़ाम में। लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्लर्क क्वेश्चन पेपर के किसी भी तरह की जानकारी होने से मना कर देते हैं। मनी फ्लेटर्ड हिम एंड आस्किंग, मनी फिर भी पीछे पड़ के उनसे पूछता रहता है, वो बोलते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन पर हमें नहीं पता है, तुमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। क्लर्क बोलता है कि मनी बिलीव टू बी वैल्यूबल हिंट्स, मनी को फिर भी लगता है कुछ हिंट्स उसको मिल जाएगी तो वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो इन स्पाइट डिड नॉट नो व्हाट फर्स्ट फॉर्म टेक्स्ट वेयर, मतलब कि उसे ये नहीं पता है कि क्या मतलब कुछ चल रहा है बुक के अंदर क्या है कुछ, ठीक है। तो क्लर्क उसको वेंचर करके एडवाइस करते हैं कि तुमको जियोग्राफी पर अटेंशन देना चाहिए, जियोग्राफी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस मेक ड्राइविंग लोड, मतलब उसकी प्रैक्टिस करना है आपको इसको ड्रॉ करने की, किसे, जियोग्राफी के मैप्स को। इसके अलावा जो अर्थमेटिक है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं एटलीस्ट 5 टाइम एवरी डे, तो आपके लिए काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा। और वो इजी किस तरीके से हो जाएगा, एज यू सोलन प्लांटेन्स, यानी कि जिस तरह से प्लांटेन्स मतलब एक फ्रूट का नाम दिया गया है साउथ में, जो एक मतलब केले को बोल सकते हैं या कच्चा केला रहता है उसको, बोले कि अगर तुम इतना अच्छे से इसको पढ़ लोगे, 5 टाइम मैथ्स करोगे या फिर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपके लिए कुछ भी खाने के समान हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ आपके लिए इजीली हो जाएगा। देन एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में पूछता है कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। आई डोंट वरी अबाउट दैट, हैव यू रीड ऑल योर लेसन्स, इसके बारे में आप चिंता मत करो, आप क्या आपने से सारे लेसन पढ़े हैं। वो बोलता है यस सर, मनी रिप्लाइड विद कन्विंशन कि हाँ मैंने पढ़े हैं, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, इट इज़ ऑल राइट देन यू मस्ट रीड ऑल इम्पोर्टेंट लेसन अगेन, आपको वापस से सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को पढ़ना है अगर आपके पास टाइम हो तो, इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम हो तो ये काफ़ी पर्याप्त है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे या इंपॉर्टेंट सब जो चैप्टर्स से अगर वो पढ़ लेंगे तो ये सब कुछ पर्याप्त है। अगले पैराग्राफ में दिया है कि ये सब आंसर मिलने के बाद मनी बहुत सेटिस्फाई होता है और ऑन हिज वे होम, जब वो वापस अपने घर जाता है तो वो हंसता है और अपने आप से कहता है कि 4 अनानास, यानी 4 अनानास, और जो ब्रिंजल क्लर्क के यहाँ पर वो ले गया था वो वेस्ट नहीं हुए क्योंकि उसका कुछ ना कुछ उसे रिवार्ड मिला है, उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, तो काफ़ी खुश होता है। मनी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है और वो सोचता है कि अपने क्लासमेट से भी इन सारे बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। और उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि अब वो अपनी मेहनत को काफ़ी मतलब लाइटली कर सकता है, मतलब अच्छे से वो पढ़ाई कर सकता है। ही फेल्ट, वो ऐसा सोचता है कि उसे ये सारे जो उसके पास नॉलेज मिला है, ये सारे क्वेश्चन स्वामीनाथन को वो शेयर करें या उनके दोस्तों को वो इस सीक्रेट्स को शेयर करें। सो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है दे वर गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल, जब लोग वापस स्कूल से घर जाते हैं तो मनी इन्हें रोकता है। दे स्टॉप फॉर अ वाइल फॉर अ जंक्शन ऑफ विनायक मुदली एंड ग्रो स्ट्रीट बिफोर पार्टिंग वे, मतलब जहाँ से ये लोग डिफरेंट होने वाले होते हैं उसके पहले कहीं पर ये लोग आपस में रुकते हैं। मनी बोलता है यंग मैन क्या आपके पास कोई आइडिया है
कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन आप क्या कर रहे हैं। तो उसमें से बोलता है नथिंग आउटसाइड द कवर ऑफ टेक्स्ट बुक, एक बोलता है कि टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा, हम तो ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मनी इग्नोर द होमवर्क्स, मनी उसको इग्नोर करता है। वो बोलता है नो लिसन मी केयरफुली, आप मुझे ध्यान से सुनिए। लास्ट नाइट फ्रॉम 7 to 10 डू यू नो व्हाट आई डिड, आपको पता है कल रात को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्या हुआ, क्या आपको जानते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि मनी 7 से लेकर 10 बजे तक वो क्लर्क के यहाँ जाता हुआ है, तो उस बारे में बताता है कि मंच्ड ग्राउंड नट्स। जब उससे पूछा कि तुमने कल रात को क्या किया, तो लोग बता रहे थे कि उसने किसी ने कहा कि ग्राउंड नट्स खाए। ठीक है, तो बोलता है इडियट डोंट जोक, कल मैंने 2 इंडिया के मैप्स, 2 अफ्रीका के और 1 यूरोप का मैप पढ़ा है। से ऑल द मैप्स इन द एटलस, किसी ने कहा कि सारे मैप एटलस में देखना है। तो मनी बोलता है शायद नॉट क्वाइट लाइकिंग द रिमार्क बट आई डू इट विथ सम डेफिनाइट पर्पस, मतलब कि मैं सब नहीं करना, मैंने कुछ डेफिनाइट पर्पस से कुछ किया हुआ है। इट मे बी दैट आई नो 1 or 2 क्वेश्चन, मुझे पता है 1 or 2 क्वेश्चंस करना है, बट आपको किसी अन्य फेलो, मतलब किसी अन्य बच्चे, अदर फेलो को इसके बारे में नहीं बताना है, अदरवाइज आई मे गेट इनटू ट्रबल, मैं ट्रबल में आ जाऊंगा या मुसीबत में आ जाऊंगा। स्वामीनाथन ने उस सीरियसनेस से और बड़ी नैतिकता से ये इसको इन्फेक्ट किया, यानी कि आसपास बातें को पहुंचाए और सब लोग सीरियस थे। अगला पैराग्राफ दिया हुआ है कि जब रीचिंग होम, स्वामीनाथन जब अपने घर पहुंचता है तो वो बहुत डल अपने आप को फील करता है। उसकी मदर घर पर नहीं होती है और ग्रैनी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव मूड, मतलब कि बातचीत करने के मूड में नहीं होता है। वह उस आज के इंसिडेंट्स जो उसके साथ स्कूल में हुआ उसके बारे में वो ग्रैनी को बताता है कि ग्रैनी आपको पता आज मेरे स्कूल में क्या हुआ। बॉय इन फर्स्ट सी का जो बच्चा था उसने किसी अन्य बच्चे को 4 आर्मर पेन नाइफ, यानी कि जेब वाला चाकू होता है, उससे मार दिया। तो ग्रैनी मैकेनिकली उससे पूछती है कि व्हाट फॉर, फिर क्या हुआ। तो बोलता है कि दे वर एनिमीज, वो एनिमीज थे, मतलब कि विरोधी थे एक दूसरे के। ठीक है, और वो लोग नीचे गिर गए। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज़ ये है ग्रैनी कि एक चीज़ और हुई है। क्या हुआ है कि हमारा जो हेडमास्टर है उनके टो पर मतलब कि उनके टो पर लग गई है, टो पर लग गया है, और उन जो लगा है वो डोर पोस्ट, मतलब कि दरवाजे से कहीं पर उनको लग गई है, और जिसने उनको बहुत ब्लड भी हुआ है, ब्लड निकला है, और वो पूरे स्कूल में लंगड़ाते हुए चल रहे थे पूरे दिन भर। साथ में वो 3rd फॉर्म में गए भी नहीं, तो सारे लोग बहुत लकी थे क्योंकि 3rd फॉर्म में नहीं गए, यानी कि 3री क्लास में नहीं गए, तो सब लोग काफ़ी लकी। तो ऐसा ग्रैनी को बोलते अच्छा ऐसा हुआ। स्वामीनाथन कुछ बोलता ही है और ग्रैनी का जो मूड होता है वो डल हो जाता है, वो सोना चाहती है, तो उनको नींद आ जाती है। अब इस पैराग्राफ में नाउ ही स्टेड नियर द स्विंग क्रेडल ऑफ हिज लिटिल ब्रदर। अब यहाँ से ऐसा होता है कि वह अपने छोटे ब्रदर के पास में स्विंग क्रेडल मीन्स की झूला, उसके पास में वहाँ बैठता है। वो वहाँ देखता है कि उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव, और बहुत ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज़ होने लगती है। नाउ डे बाय डे ही वॉज फाइंडिंग ही मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। और 6 मंथ होने के बाद में, मतलब 6 महीना पुराना वो हो चुका है, 6 महीना ओल्ड हो चुका है, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो गया है। उसका अटेंशन होता है कि वह उसके नॉइजेस एंड वेनर सा एनीबॉडी, मतलब जब वो आवाज़ देता है तो वह इधर इस अलग अलग तरफ वो देखने लगता है। ठीक है, कभी उसका मुंह को वो घुमाता है, आर्म्स को या एल्बो को ऊपर नीचे टच करता है। ठीक है, कई बार एयर में किक करता है, यानी कि हवा में पैरों को हिलाता है, और कई बार उसका रेड गम्स, मतलब कि स्माइल में से थूक ऐसा कह सकते हैं, ऐसा गम्स उसके बाहर निकलते रहते हैं। स्वामीनाथन उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
उसको बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें। और वो अपना ही वुड स्पेंड और बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ क्रेडल ट्राइंग टू मेक हिम स्वामीनाथन। वो कोशिश करता है बार बार कि जो बच्चा है वो स्वामीनाथन इससे बोले, लेकिन वो एक गरगल मतलब गरगलाते हुए कुछ अलग ही तरह के वर्ड्स या अलग ही तरह का नाम बाहर निकलता है स्वामीनाथन के लिए। स्वामीनाथन को ऐसा लगता है कि मेरा अदर कोई नाम डाल लिख रख दिया है इसने। सेकंड वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, नो ही पियर्ड मतलब कि देखना, कि अब वह बेबी को देखता रहता है और बहुत डिसअपॉइंट फील करता है क्योंकि अब वो सो जाता है ना, बेबी सो चुका होता है। ही क्लियर हिज थ्रोट मतलब वो अपने थ्रोट को क्लियर करता है, आवाज़ निकलता है, कफ से आवाज़ निकलता है कि वापस वो जाग जाए, बट वो सो चुका होता है। द बेबी स्लेप्ट। कुछ मोमेंट के बाद में वो कुछ टिपटॉइट अवे वहाँ से थोड़ा दूर होता है और उसे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है अपने बच्चे से या अपने बेबी से जो उसका छोटा ब्रदर है उससे अलग होने का, और वहाँ से अलग हो जाता है। और एक अलग सी खलबली वहाँ पर होती है, उसके घर के मकान के आसपास खलबली टाइप होता है। टर्मल मीन्स खलबली होना है 1 घंटे तक, कि जब तक वो वापस नहीं जाग जाता है या वॉक फ्रॉम स्लीप। उसके बाद वापस से ही आवाज़ एक अलग से खलबली होने लग जाती है जब वापस से वो जाग चुका होता है। ऐसा दिया हुआ है। थर्ड पैराग्राफ दिया है, स्टेइंग एट होम इन द इवनिंग वॉज एक्सट्रीमली इरकसम। घर पे रुकना बहुत ज़्यादा इरकसम मतलब कि बहुत ज़्यादा उबासी वाला स्वामीनाथन को लग रहा था। वो सोच रहा था कि जो सरायू नदी के पास में मनी और सारे दोस्त लोग कैसे एंजॉय करते थे, और वो अभी भी वहाँ जाना चाहता है, बट हिज फादर इज़ फॉरबिडन मतलब कि उसके पापा ने उसको वर्जित कर रखा है कि वो तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाती। वो हमेशा फील करता है कि अपने पापा को बोलने के लिए कि वो कुछ ऐसा कि कुछ सोचे उसके लिए, बट somehow when one come near doing it one failed। जब भी उनके पास में आता तो ये बोल नहीं पाता, ये फेल हो जाता है उनको बोलने के लिए, ठीक है। और उसे यह लगता है कि अभी उसे 1 वीक और यहाँ पर इस तरीके से उबारे उलाए ही निकालना है, और 1 वीक के बाद ही उसे वापस से जो अभी फर्स्ट टाइम उसका चल रहा है वापस से उसको एनर्जी मिलेगी। लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि वह ही सेट एट हिज टेबल एंड टुक आउट हिज एटलस। वह टेबल पर बैठा रहता है और एटलस देखता रहता है जो उनको एग्जाम में आने वाले होते हैं। इसमें पॉलिटिकल मैप देखता है, यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखता है, उसे देखकर उसको घूरता है और पजल समझाने की कोशिश करता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे चले जाते हैं, ठीक है, कैसे लोग इसको मैनेज करते हैं। इतना बड़ा ये जो दिया हुआ है मैप जो दिया है, इस मैप को उन्होंने कैसे मैनेज किया या कैसे बनाया होगा, इस तरीके से वो। देन ही वंडर्ड व्हाट द शेप ऑफ द पीपल माइट बी हु लिव्ड अ प्लेस वेयर द आउटलाइन नेरो इन कैप। फिर वो कुछ आश्चर्य में पड़ जाता है स्वामीनाथन की, सारे जो लोग वहाँ पर वो इस कैसे रहते होंगे जब इतनी पतली पतली लाइन है, क्योंकि वो सिर्फ वो मैप को देख पा रहा था, तो उस तक ऐसी लाइन है उसमें भी कैसे रहते होंगे। फिर कभी सोचता है वो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव फील करते होंगे। स्ट्रेंगल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा दबाव होना, ठीक है, मतलब दबे हुए फील करते होंगे ऐसी लैंड पर वो रहते हैं। तो फिर उसके मन में कुछ और नई चीज़ आ जाती है। फेवरेट प्रॉब्लम बिगन टू टीस हिम। नई प्रॉब्लम ये आती है कि वो सोचता है कि हाउ डिड दोस मैप मेकर फाइंड आउट व्हाट द शेप ऑफ कंट्री मतलब कि कैसे लोग पता कर पाते होंगे कि ये मैप इस तरीके से बना हुआ है या जो शेप वो कैसे हैं, कैसे पता कर पाते होंगे। और उसके फिर दिमाग में आता है कि यूरोप का जो मैप है वो तो कैमल के हेड मतलब कि ऊँट के हेड जैसा दिखता है। फिर वो सोचता है कि प्रॉब्ली लोग क्या करते होंगे कि किसी टावर पर चढ़ जाते होंगे और वहाँ से पूरा का पूरा मैप कॉपी करते होंगे, किसी टावर पे या ऊंचाई पर जाकर ही अपने क्षेत्र का मैप को कॉपी करते होंगे। ऐसा अलग अलग उसके दिमाग में आता है। दिमाग में फिर ये भी आता है कि लोग इंडिया को कैसी कॉपी करते हैं, अगर मुझे कुछ कॉपी करना होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे अपनी जगह को कॉपी करना है तो मैं टाउन हॉल पे चढ़ जाऊँगा। ऐसा वो कुछ भी रिडिलियस सोचता रहता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये सब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो सोचता है
कि जो टेलर रंगा परसिस्ट में इन्फॉर्म मी, मतलब कि जो कोई टेलर रंगा है उसने पहले से टाउन हॉल की कोई स्टोरी के बारे में बता रखा है, इसलिए शायद वो वहाँ नहीं जाना चाहता, ऐसा भी कुछ हुआ, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी वहाँ पर हो सकती है। फिर अगला पैराग्राफ जो दिया हुआ है वो दिया है ही शुक हिमसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद वो यूरोप का मैप लेता है और उस पर उसको कॉपी करने लगता है, उस पर स्टडी करने लगता है। ही केप्ट द ओरिजिनल एंड हिज कॉपी असाइड बाय साइड कांग्रेचुलेट हिमसेल्फ एबिलिटी टू ड्रॉ। उसके बाद वो ओरिजिनल कॉपी को कहीं और रख लेता है और वापस दूसरी कॉपी जो पेज है उससे कॉपी ले करता है और अपने आप को बधाई का भी देता है कि मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा हूँ, आउटलाइन सब अच्छे से देख पा रहा हूँ। और उसको स्ट्रेंज लगता है कि यार ये सारी जो लाइंस बन रही है कोई बुल के फेस जैसे लग रही है, या कुछ कैमल के फेस है ना, ऊँट के फेस जैसा लग रहा है, या कुछ सांड के फेस जैसा लग रहा है। इस तरीके से उसको सारे जो मैप्स है वो अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं। अब जैसे ही 7 बजती है उसके फादर उनके घर पर आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं उनके बेटे को देख के कि उनका बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और उस समय स्वामीनाथन मैप यानी कि मानचित्र ऐसा कह सकते हैं वो देखता रहता है। स्वामीनाथन सोचता है उस मोमेंट को देखते हुए कि ये कितना वर्ष मेरा टाइम चल रहा है या जो इसको मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो बस पेज अफ्रीका का जो मैप रहता है वो पेज पलटता रहता है। और जस्ट 2 days बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन वो प्लान करता है कि उसको क्या क्या आवश्यकता है, व्हाट डिड ही नीडेड, ठीक है। सो ही राइट समथिंग्स लाइक व्हाट ऑन अ पीस ऑफ द पेपर व्हाट, वो एक पेपर पर क्या लिखता है, एक अनरूल्ड वाइट पेपर चाहिए जिसकी 20 शीट्स है, निप्स जिसकी 6 चाहिए, इंक 2 बोटल्स और कुछ क्लिप्स और कुछ पिन्स भी उसको चाहिए, ऐसा वो लिखता है। ही निप्ड हिज पेंसिल एंड रीड द लिस्ट। अब क्या करता है कि वो अपनी पेंसिल को घुमाता रहता है या उसको शार्प करता रहता है और वापस से लिस्ट बनाता है। यह लिस्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है क्योंकि उसने जो लिस्ट अभी बनाई है जो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, तो उसको वापस वो चेंज करता है। वो सोचता है कि उसे पता ही नहीं चला कि उससे क्या क्या चीज़ चाहिए, अभी जो उसने देखा है वो काफ़ी फ्यू है। और व्हेन ही फर्स्ट सेट डाउन द ड्रा, जब उसने फर्स्ट टाइम जो उसने सेट किया था कि उसे कितनी चीज़ें क्या चाहिए था, तो उसे लग रहा था कि 2 या 3 में काम हो जाएगा। लेकिन अभी वो देखता है कि उसके पास जो कोड लाइन के जो पेपर्स हैं वो केवल 5 है। तो वो ही स्क्रूटनाइज द लिस्ट अगेन, वो वापस से स्क्रूटनाइज मतलब कि वापस से सूक्ष्म परीक्षण ऐसा कह सकते हैं कि वापस से उसको बैलेंस करता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो वापस से लिस्ट को बनाता है। अनरूल्ड वाइट पेपर 20 शीट्स, वो अपने आप से बोलता है कि ये जो पेपर्स हैं मतलब कुछ मेरे पास अनरूल्ड पेपर हैं और मुझे ये टेंडेंसी होती है कि जो पेपर का जो राइट कॉर्नर होता है, राइट हैंड वाला जो कॉर्नर्स में दिया हुआ है उसकी तरफ से उसको कुछ कर्ल अप करना है, कुछ छोड़ना है, इसलिए उसे कुछ क्या है कि रूल्ड पेपर भी साथ में चाहिए हैं। तो लास्ट पैराग्राफ दिया है दैट वुड नॉट डू फॉर द एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन काम नहीं करेगा बट उसे स्टॉक चाहिए रूल पेपर का भी, मतलब रूल पेपर भी चाहिए अनरूल्ड भी चाहिए। और उसके बाद निप्स के बारे में सोचता है कि वो भी चाहिए। ही वंडर्ड हाउ मेनी निप्स, कितने निप्स उसके पास में होना चाहिए। निप मतलब कि पेन की जो निचला हिस्सा होता है उसको निप्स कहते हैं। तो वो निप्स चाहिए क्योंकि पहले इंक और निप्स चलते थे, तो उस तरह के निप्स उसको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। जो 1, 2, 5 कितने रहने, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है वो उसको काफ़ी वरीड भी करते हैं कि उसने कितना इंक कॉलम चाहिए, कितने उसे ख़रीदना है, ये उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देते हैं। और फिर वो ये भी सोचता है कि मुझे कितने क्लिप्स चाहिए, पिन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो ढूंढता रहता है, सोचता रहता है कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो ओवरऑल फिर वह ऐसा डिमांड रहता है उसका कि 6 पिन्स और 6 क्लिप चाहिए और विदाउट ऑफेंडिंग द शॉपमैन, मतलब कि शॉपमैन को नाराज़ किए बिना मुझे इतने सब कुछ चाहिए। शॉपमैन को भी पता नहीं क्यों कुछ सोचता है कि उसको भी ऑफेंड नहीं करना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ लिस्ट वॉज करेक्ट, वापस वो लिस्ट अब करेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि एक टेबल बनी हुई है लास्ट में नीचे कि अनरूल्ड वाइट पेपर 20 शीट्स, रूल्ड वाइट पेपर 10 शीट्स, ब्लैंक इंक 1 बॉटल, क्लिप्स 3, 6 और 12 और पिन्स 6 और 12। द लिस्ट वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी इवन नो, लेकिन अभी भी लिस्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं था
आफ्टर पॉन्डरिंग मतलब कि सोचना, बहुत कुछ सोचने के बाद में ही एडेड कार्डबोर्ड पैड, उसने एक कार्डबोर्ड पैड होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जब पेपर या किसी का अगर प्रॉपर तरीके से टेबल नहीं हो तो कार्डबोर्ड होता है जिसके ऊपर पेपर्स को लिखा जाता है, तो उसने उसको भी बढ़ाया और ₹1 फॉर एडिशनल एक्सपेंस, कुछ एडिशनल एक्सपेंस के लिए उसने ₹1 को और बढ़ाया कि ₹1 और होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि हिज फादर वाज बिजी इन ऑफिस, उसके पापा ऑफिस में बिजी थे। स्वामीनाथन उनके आने का इंतज़ार, मतलब स्वामीनाथन खड़ा था और उसके पास में उसके हाथ में लिस्ट थी। फादर उसके बहुत ज़्यादा बिजी थे उनके काम में और उन्हें नहीं पता था कि स्वामीनाथन भी वहीं पर है। स्वामीनाथन सडनली रियलाइज़ करता है कि वो इट वुड बी बेटर टू अप्रोच हिज फादर एट सम अदर टाइम, कि अब अभी पापा से बात करने का सही समय नहीं है, उसे अभी बात नहीं करना चाहिए। तो ही कुड बी श्योर फॉर बेटर रिसेप्शन इज ओपन द क्वेश्चन आफ्टर फूड, मतलब उसने सोचा कि ये सारी चीज़ें या सारी बातचीत में खाना खाने के बाद में मैं उनसे बात करूँगा, अभी बात नहीं करूँगा। और वहाँ से ही टिपटॉइड आउट, वो धीरे कदम से वहाँ से आउट होता है, वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो डोर तक जाता है उसके फादर की आवाज़ आती है, हु इज़ दैट, वहाँ कौन है। और जो आवाज़ आती है वो फ्रेंडलीनेस इन द टोन, मतलब कि इस तरह से आवाज़ आती है कि वो कुछ अच्छी आवाज़ नहीं होती है, मतलब थोड़ा डर वाली बात होती है स्वामीनाथन के लिए। वापस से बोलते हैं हु इज़ दैट, ऐसे कौन है वहाँ पर, मैंने कहा। ऐसे वो रोड्स फादर, मतलब कि चिल्लाते हुए या दहाड़ते हुए इस तरीके से बोलते हैं। और स्काउलिंग फेस, मतलब कि एक डराने वाला चेहरा लेकर स्वामीनाथ के सामने आते हैं और उसे बोलते हैं कि वेदर टू स्निच आउट और स्टॉप द आंसर, मतलब कि तुम चोरी छुपे यहाँ से जा रहे थे या आपको रुक के आंसर देना चाहिए, ठीक है। वॉज इट यू, तो बोलता हाँ यस। फिर लास्ट वाला पैराग्राफ उसमें दिया है, यू इडियट वाई couldn't your answer instead of driving my horse calling out who is that, जब मैं आपको पूछ रहा हूँ इतने इस तरीके से तो कि who is that, वहाँ कौन है, तो अभी तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। A man can't have a peace in this house even for a second, हाँ, इस मकान में एक सेकंड के लिए भी मेरे पास में पीस नहीं है। मैं कहीं भी काम करता हूँ तो एवरी 5 सेकंड में भी कोई मुझे कुछ न कुछ फुल क्वेश्चन, मतलब कि कुछ भी क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, हाउ एम आई टू गो ऑन, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस तरीके से वो बोलता है। गो एंड टेल, जाओ और मम्मा को बोलो कि वो इस रूम में नहीं आए पूरा दिन, और मुझे कोई किसी का केयर नहीं है कि कोई सब्जी वाला है, कोई सब्जी वाली आई है या पैसे कोई मांगने आ रहा है या किस तरह का भी पैसे की भी रिलेटेड बात है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जाओ और तुम उनको बोल दो। और योर मदर सीम टू थिंक व्हाट इज़ द पेपर इन योर हैंड, मतलब कि तुम्हारी मदर को वो सोचता है अपनी माँ के पास जाने के लिए, और इतना सोचता रहता है। और उसी तरह व्हाट इज़ द पेपर इन योर हैंड, वो पूछ लेते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मतलब कौन सा पेपर है। तो वो बोलता है, स्वामीनाथन बोलता है नथिंग फादर। स्वामीनाथन ऐसा आंसर करता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और पेपर को स्वामीनाथन अपने पॉकेट में रख लेता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट, फादर शाउटेड, फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं ये क्या है, और उससे लिस्ट छीन लेते हैं। रीडिंग इट विथ अ टेरिफिक स्कॉल, वो उसको पढ़ने के बाद में वो चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं या गुर्राते हुए उससे बोलते हैं कि ही वेंट बैक टू हिज चेयर, व्हाट इज़ द थिंग, वो वापस अपने चेयर पर जाकर बैठते और बोलते हैं ये क्या है, तुमने क्या बनाया है। तो स्वामीनाथन अपने वॉइस, मतलब कि कफ में थोड़ा सा डरते हुए बोलता है कि इट इज़ माई एग्जामिनेशन लिस्ट। पापा बोलते हैं व्हाट एग्जामिनेशन लिस्ट, माई एग्जामिनेशन बिगिन द डे आफ्टर टुमारो, यू नो, आपको पता है कि मेरी कल या परसों से एग्ज़ाम, कल के बाद परसों से मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो फादर उसके बोलते हैं कि उसके बाद भी तुम यहीं पर वंडरिंग, मतलब यहीं पर घूम रहे हो, एक अनलिस्ट डंकी, मतलब एक गधे के समान तुम यहाँ पर घर के इधर उधर घूम रहे हो। एंड व्हाट प्रीपोस्टरस लिस्ट इज़ दिस, और यह कि प्रीपोस्टरस मतलब मूर्खतापूर्ण, ये क्या मूर्खतापूर्ण आपने लिस्ट बनाई है। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे, आना और रुपए, मतलब आना मतलब कि
रुपए का शॉर्ट फॉर्म, चवन्नी अठन्नी जो पहले होती थी उस तरह की पुरानी स्टोरी है, इसलिए उसमें आनस भी दिया हुआ है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पर स्काई से यानी कि आकाश से गिरते हैं? तो स्वामीनाथन कुछ सोचता नहीं है और फिर फादर उसके पुल आउट अ ड्रॉवर एंड पियरिंग इनटू सेड, अपने ड्रॉ को बाहर खींचते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं और उसमें देखते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इसमें से जो चाहो ले सकते हो, ठीक है, आपकी जो इच्छा हो इसमें से ले सकते हो जो आपके एग्ज़ाम में चाहिए, बट आई हैवंट गॉट क्लिप, क्लिप मेरे पास में नहीं है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और तो ना तुम्हें इसकी नीड है। और दूसरा कि आपको पैड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में या आपकी क्लास में आप कोई डेस्क नहीं है, रूम में कोई डेस्क नहीं है जिसमें आप लिख पाओ अच्छे से, ठीक है। और हमारे टाइम पे तो हम अगर डेस्क नहीं भी होती तो हम लोग उसको स्लेट से लिख लेते थे। और बट नाउ यू वांट पेन पेपर इंक पैड्स कीप अंडर द पेपर, और लेकिन तुमको जो पेन पेपर्स वगैरह चाहिए सब यहाँ पर वो ले सकते हो, ठीक है। और ही टुक आउट द रेड पेंसिल एंड स्कोर आउट द पेड, वो एक पेंसिल लेते हैं और पेंसिल से उस लिस्ट में से पेड को हटा देते हैं कि पेड आपको नहीं चाहिए, और स्वामीनाथन के ऊपर वो स्लिप फेंक देते हैं और बहुत मतलब सैडली उसे देखते हैं। हाउ डिलीशियस ही हैड बीन ड्रीमिंग टू गोइंग, अब स्वामीनाथन भी सोचता है कि मैंने कितना अच्छा प्लान कर रखा था कि वो अमीर मार्ट, मतलब कि एक कोई जगह है जहाँ पर सारे सामान मिलते हैं, वहाँ जाएगा और कॉइन्स को लेकर वहाँ, मतलब पैसे को लेकर वहाँ जाएगा और सारी चीज़ें खरीदेगा। लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि ही वॉज जस्ट गोइंग आउट व्हेन फादर कॉल्ड हिम बैक एंड सेड, जब वो बाहर जाता रहता है, उन स्वामीनाथन पापा के पास से दूर जाता रहता है, तो बोलते हैं कि जो लड़का है बाहर, एज यू गो गॉडनेस सेक रिमूव द बेबीज फ्रॉम द हॉल, मतलब कि जो बेबी है स्वामीनाथन का छोटा भाई वो भी उसी हॉल में होता है, तो बोलता है कि उसे यहाँ से लेकर जाना, क्योंकि वो इडियट तरीके से काफ़ी टाइम से वो चिल्ला रहा है और मुझे उसकी नॉइस पसंद नहीं है। क्या तुम्हारी मम्मी डीफ यानी कि क्या बहरी हो गई है, उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि इतनी देर से बच्चा चिल्ला रहा है। इस तरीके से ये स्टोरी का ये वाला जो 8th पार्ट है ये फिनिश होता है।